नमस्कार दोस्तों। आपने देख ही लिया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वो है कॉमन डाउट्स ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग बच्चों को जर्नली जो डाउट रहते हैं वो किस तरह के डाउट हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, मैं विद एक्सप्लेनेशन आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना कि मेरे साथ अंत तक बने रहो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज आपको देने वाली हूँ वो जर्नली हर बच्चे के हैं और ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। इसके लिए मैं 100% श्योर हूँ। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला जो डाउट बच्चों को जर्नली है कि AIBE 19 का रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है, कब होगा, ये कब होगा एग्ज़ाम। देखो, अगर आप BCI की साइट को खोलते हो, वहाँ पर अगर आप इसकी BCI की साइट पर जाकर वहाँ पे नोटिफिकेशंस का एक और कॉलम है, उस नोटिफिकेशंस को क्लिक करते हो तो वहाँ जाके आप देखते हो तो AIBE 18 तक का तो अपडेट, AIBE 18 तक का अपडेट तो वहाँ पे गिवन है, पर AIBE 19 के बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया। तो हमारा जो स्टेप अब होने वाला है, जो होने वाला है वो यही है कि आप वेट एंड वॉच रखो। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। और वॉच का मतलब यहाँ पे ये है कि जो BCI की साइट है उसके ऊपर अपनी आई बनाकर रखो। बाकी हम लोग तो हैं ही हैं, अगर किसी भी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आपके लिए हमें ज़रूरी महसूस होगा कि ये देना ज़रूरी है, कोई रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है या एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है या सिलेबस रिगार्डिंग कोई अपडेशन आया है, तो वो इमीडिएटली हम आपको देंगे। साथ में आप जो मेरा वेट एंड वॉच की पॉलिसी में जो हम जा रहे थे उसमें BCI की साइट के साथ आपको खुद भी इन टच रहना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा वरी नहीं करिए। सेकंड देखिए, इफ़ आई फेल इन सेकंड अटेम्प्ट देन व्हाट नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो AIBE 18 के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए। देखो, मैंने एक आपके पास एक वीडियो ऑलरेडी बना के ऑलरेडी रखा हुआ है, उस वीडियो को देख लेना कि गलतियां क्या क्या हुई हैं। भाई, हमसे AIBE 18 क्यों नहीं निकला, ऐसा हमने क्या किया कि हम AIBE 18 को नहीं निकाल सके। वो गलतियां सुन तो लो कम से कम। हो सकता है मैंने अगर 5 या 6 या 7 गलतियां आपको बताई, उसमें से कोई एक गलती आपको महसूस हो, यार हाँ ये गलती मेरे से भी हो गई, अब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसको बिल्कुल भी इस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। और वही आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो जाएगा कि आप AIBE 19 को आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है ना, पहली बात तो ये थी। अब दूसरी बात ये है कि बाय चांस मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, AIBE 19 का सेकंड अटेम्प्ट दिया और मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी पास नहीं हो सका या हो नहीं सकी। देखो, ऑब्वियसली फिर वही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का कि पैनिक होना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, डरना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, या अपने आप को कम आंकना किसी से, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि जिस चीज़ में आपने कदम बढ़ाया वो सही कदम ही होगा, या आपने जिस चीज़ को चाहा वो चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है थोड़ा आपके एफर्ट्स में कमी रही होगी इस बार भी, आपकी जो आपने नॉलेज ग्रास्प करने की कोशिश की होगी उसमें भी कमी रही होगी कुछ ना कुछ, तभी आप सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं निकाल सके। तो अपने आप को यहाँ कम नहीं आंकना है, कोई बात नहीं। अगर पेपर नहीं निकला है उसके बाद भी हमारे पास n नंबर ऑफ चांसेस हैं, n नंबर ऑफ चांसेस। मतलब आप जितनी मर्जी बार चाहें AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक देते रहो। पर सिर्फ एक ही क्लॉज रहेगा कि आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं ले पाएंगे, COP नहीं मिलेगा आपको, आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। आप अपने सीनियर के अंडर तो जितना मर्जी काम करते रहो, आप अपने सीनियर के साथ लगे रहो, उनके साथ लर्न करते रहो, आप देखते रहो कि कैसे केसेस को ड्राफ्ट किया जाता है, कैसे केसेस को फाइट किया जाता है, कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ से आपको जजमेंट्स मिलेंगी, कैसे एक केस को तैयार किया जाता है।
ये सारी चीज़ों को स्टडी करते रहो, आपको थोड़ा सा समय और मिल गया इन सारी चीज़ों के लिए। तो इसीलिए बिल्कुल घबराना नहीं है, आपके पास n नंबर ऑफ चांसेस हैं, जितनी मर्जी बार आप चाहो AIB का अटेम्प्ट दे सकते हो और अपना AIBE क्लियर कर सकते हो। ठीक है, आपको एक अटेम्प्ट देने के बाद थोड़ा आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप ये बात चीज़ मान के चलना कि ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप आराम से लॉजिकली आप आराम से निकाल पाओगे, 60 क्वेश्चन तो निकाल लोगे। बाकी के जो 40 क्वेश्चन बचते हैं ना, वो थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, केस लॉज आ जाते हैं या फिर मैगजीम्स आ जाती हैं। अब वो जो 40 क्वेश्चन है उनको निकालना ही तो सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये भी मान के चलना कि अगर आप सोच रहे हो कि 60 में से आपके 40 या 45 नंबर आसानी से आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा डाउट हूँ। तो आप अगर सोच रहे हो कि मैं इन 40 को छोड़ दूंगा, तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो 60 अटेम्प्ट किए हैं तो 40 के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा कि 40 में से 20 को तो अगर मैं करता हूँ तो वो सही हो मेरे किसी भी तरह से। इसका फाइनल आंसर ये है कि 80 क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, 40 या 45 सही करवाने के लिए। जो 80 क्वेश्चंस के लिए आपको फाइट करना ही पड़ेगा समहाउ, जैसे मर्जी करके 80 क्वेश्चन तो करके आओ। बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे जो बिल्कुल आपको लगेगा कि भाई ये मेरे बस की बात है ही नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत तुक्का चलाओ। 20 में से भी 5 में तो तुक्का चल ही जाएगा, 5 में तो हो सकता है तुक्का चली जाए। तो घबराना नहीं है, पैनिक होना नहीं है। अगर पेपर क्लियर सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं होता कोई बात नहीं, थर्ड अटैम्प्ट के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर भाई मैं अब 18 तो मेरा निकला नहीं, या फिर 19 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है या 19 मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, या तो मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है या ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। अब दोनों के लिए मुझे दोनों केसेस में मुझे प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा कि नहीं। दोनों केसेस में मुझे अपने आप को AIB के एग्ज़ाम के लिए, जो AIB एग्ज़ाम है BCA जो कंडक्ट करती है, उसके लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। देखो, प्रिपरेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बेयर एक्ट्स को पढ़ाई करो, क्योंकि जो पेपर पूछा जा रहा है वो 70-80% जितना मैंने ऑब्जर्व किया, 70-80% जितना मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से 70-80% जो है वो बेयर एक्ट में से आ रहा है। कुछ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको लॉजिकली आपको आंसर देने पड़ेंगे। तो प्रिपेयर अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए करने के लिए आपको बेयर एक्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। इंडेक्स पार्ट को अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाओ, हर एक बेयर एक्ट के लिए, हर एक बेयर एक्ट के लिए। आपके पास BCA की साइट पे जाके आप लिस्ट निकाल सकते हो कौन कौन से आपको बेयर एक्ट्स चाहिए। उन बेयर एक्ट्स की लिस्ट निकालो और उसके बाद उन सभी बेयर एक्ट्स के इंडेक्स पार्ट को अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, ये तो था इस बात का जवाब, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIBE 19। अब क्वेश्चन मुझसे जर्नली बच्चे ये भी पूछ लेते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी है AIBE के एग्ज़ाम के लिए। देखो, बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, कोई एक बुक तो अवेलेबल है नहीं है, पर जो मेरा खुद का परसेप्शन है, जो मेरी खुद की सोच है, वो ये है कि किसी बुक को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, आप बेयर एक्ट्स को ही पढ़ लो ना अच्छे से, क्योंकि सारा का सारा पेपर तो इन बेयर एक्ट्स में से ही तो आना है। अगर आपको कोई बुक चाहिए, बुक में से भी तो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने लगोगे, किसी बेस्ट बुक को खरीद के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने लगोगे, तो भी तो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही पढ़ोगे। तो बेटर है बेयर एक्ट उठा लो। CPC, अगर CPC के लिए कोई बेस्ट बुक फाइंड आउट करोगे तो बेयर एक्ट ऑफ CPC उठा लो। फैमिली लॉ के लिए कोई बेस्ट बुक को फाइंड आउट करोगे तो भैया उसका बेयर एक्ट क्यों उठा लो ना, उसके बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लो। बहुत ज़्यादा थॉरो नॉलेज अंदर से लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, पर इंडेक्स पार्ट को पढ़ना ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है, मैं बार बार स्ट्रेस दे रही हूँ कि इंडेक्स पार्ट पढ़ो, इंडेक्स पार्ट पढ़ो, इंडेक्स पार्ट पढ़ो। भाई इंडेक्स पार्ट को पढ़ना ज़रूरी क्यों है ये भी समझ लो। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि CPC का क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है, अगर उसके अंदर पर्टिकुलरली आर्टिकल्स, सेक्शंस कुछ भी मेंशन ना हुए तो उन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी।
कहाँ से फाइंड आउट करोगे कि सीपीसी का है, सीआरपीसी का है, आईपीसी का है, एविडेंस का है, फैमिली का है, कहाँ से पता करोगे? तो वो वहाँ पे इमीडिएटली आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। भाई ये वाली चीज़ मैंने सीपीसी में पढ़ी थी, ये वाली चीज़ मैंने सीआरपीसी में पढ़ी थी, जल्दी से सीआरपीसी का उठा ले यार, देखते हैं कहाँ पे था, कहाँ पे था, ये सीआरपीसी में ही था, ये सीआरपीसी में था, ढूंढ 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 और अल्टीमेटली क्वेश्चन मिल गया। पर अगर आपको यही नहीं पता होगा कि किस बेयर एक्ट का क्वेश्चन है, तो कहाँ से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इंडेक्स पार्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता करने के लिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में किस बेयर एक्ट में से आया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास वहाँ 100 क्वेश्चन है करने के लिए और आपके पास 180 मिनट है करने के लिए। हर क्वेश्चन को आपको 2 मिनट का समय भी नहीं है आपके पास, हर क्वेश्चन को करने के लिए 2 मिनट का समय भी नहीं है आपके पास, 2 मिनट से कम का समय है आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोशिश करो कि बेयर एक्ट्स को अच्छे से स्टडी करो। ये तो था 4 मैंने आपको बता दिए, 5वां यही है कि भाई आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मुझे सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपको ऐसी ही और वीडियोस अच्छी अच्छी बना के आपको देती रहूँ, ठीक है। ये डाउट नहीं था, ये आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से कि ठीक है कोई है जो अप्रिशिएट कर रहा है। हो सकता है कहीं पे कोई भी आप लोगों को कोई बात ऐसी लग रही होगी तो आप काइंडली मुझे शेयर कर सकते हैं कि ये वाली बात हमें अच्छे से समझ नहीं आई है, आप दोबारा से एक वीडियो और बना दो और हमें इस टॉपिक को दोबारा से समझा दो। कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको उस चीज़ को अच्छे से समझा दूँगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।